Okay, so let us try and understand the VLOOKUP formula. अब VLOOKUP में पहले तो एसेंशियल वही है कि व्हाट डज इट मीन। तो VLOOKUP में दो पार्ट्स हैं, एक है V और दूसरा है लुकअप। V का मतलब क्या है यहाँ पर? यस, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय V? वर्टिकल। वर्टिकल, ठीक है। और लुकअप का मतलब है टू सर्च। सो वी आर डूइंग अ वर्टिकल सर्च। अब वर्टिकल सर्च करने का क्या फ़ायदा है? वाई डू वी नीड टू डू अ वर्टिकल सर्च? सो यूजुअली जो आपके डेटा सेट्स होते हैं वो एक तरीके से डिज़ाइंड होते हैं। तरीका क्या होता है कि एक होता है की कॉलम। की कॉलम में आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स मतलब, आइडेंटिफायर मतलब कि एक डेटा की रो, जो हमारी एक टेबल है उसमें एक डेटा की जो रो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक आईडी अलॉट करी हुई है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम कस्टमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कस्टमर्स। लेट्स सपोज वी हैव data about demanded units और है हमारे पास डेटा अबाउट एवरेज ऑर्डर गैप, ठीक है। तो लेट्स सपोज वी हैव एन आइडेंटिफायर, जैसे हमने आइडेंटिफायर बनाया हुआ है CID 001, ठीक है। नाउ CID 001 ऐसे ही अलग अलग कस्टमर्स के लिए हमने आईडी यहाँ पे क्रिएट कर दी। लेट्स सपोज हमने 10 कस्टमर्स के लिए यहाँ पे आईडी क्रिएट कर दिया। अब उन कस्टमर्स के नाम होंगे, ठीक है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट टाइपिंग देम हियर। ओके, सो वी हैव सम कस्टमर्स हियर और उन्होंने कुछ यूनिट्स डिमांड करे हैं हमारे गुड्स के, तो वो हम यहाँ पे फिर से एक बार चीज़ रैंडमाइज कर देते हैं। सो वी हैव अ बेस डेटा टू रेफर फ्रॉम। एवरेज ऑर्डर गैप यानी कि कितने दिनों में ऑर्डर करते हैं, ठीक है। सो let us keep it in single digits. Hopefully things are going to get repeated. Okay, अब क्या है कि ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें ये डेटा रिकॉर्डेड है। अब मान लो मुझे किसी एक कस्टमर का एवरेज ऑर्डर गैप ढूंढना है, तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूं? मुझे वर्टिकली सर्च करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हर रो में एक डिफरेंट कस्टमर की बात करी जा रही है, ठीक है। सो टू इन ऑर्डर टू फाइंड, लेट्स सपोज मैं रंजन का एवरेज ऑर्डर गैप ढूंढना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रंजन वाली रो को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। सो आई विल से दैट दिस इज द रो which I am concerned with, ठीक है। and then I have to ask, अच्छा एवरेज ऑर्डर गैप कहाँ पर लिखा हुआ है? वो 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम में लिखा हुआ है। सो दिस इज हाउ
आई विल फाइंड आउट कि अच्छा भाई रंजन का ऑर्डर गैप कितना है। यहां तक बात समझ में आई है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हम किसी भी डेटा पॉइंट को, डेटा पॉइंट क्या है, जो एक सेल में डेटा है, जैसे यहाँ 4 है, फिर यहाँ 23 है, यहाँ पे शिखा लिखा हुआ है, यहाँ पे CID 010 लिखा हुआ है। तो एक एक सेल में क्या है, डेटा पॉइंट है। ये डेटा रो है। एक डेटा रो में, एक रो में जितना भी डेटा आता है वो आता है, और ये डेटा कॉलम है। सो रो, कॉलम और पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। अब हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ढूंढना है। हमें पॉइंट ढूंढना है कि रंजन का एवरेज ऑर्डर गैप क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे उस रो को लोकेट करना पड़ेगा जो रंजन वाली रो है, और फिर उस रो में से उस कॉलम पे जाना पड़ेगा जिसमें ऑर्डर गैप्स लिखे हुए हैं। सो दैट इज हाउ आई विल गेट टू रंजन का ऑर्डर गैप कितना था। ठीक है, अब एक्सेल क्या करता है, एक्सेल को हमें जैसे किसी रोबोट को बताना पड़ता है ना कि सारी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। रोबोट को आप सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि मेरे लिए चाय बना के ले आओ। ठीक है, रोबोट पता नहीं क्या करेगा। आपको उसको अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस फीड करनी पड़ेंगी कि पहले फ्रिज में से दूध बाहर निकालना है, उस दूध में से, भगोनिया में से कितना दूध लेना है। यू हैव टू स्पेल आउट ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल। उसके बाद भी बहुत सारा रह जाएगा। दैट इज वाई यू सी वी हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू क्रिएट रोबोट्स which will do our work, right? तो Excel is a very simple robot. ठीक है, Excel को आप कोई कमांड दे सकते हो एक काम करने के लिए। अब एक डेटा पॉइंट एक टेबल में सर्च करने के लिए हम VLOOKUP फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब है वर्टिकली लुकअप। सो VLOOKUP के कुछ इनपुट्स होते हैं, 4 इनपुट्स लगते हैं। ठीक है, पहला इनपुट क्या है, पहला इनपुट है लुकअप वैल्यू, द वैल्यू दैट आई हैव टू सर्च। ठीक है, द वैल्यू दैट आई हैव टू सर्च। अब व्हाट इज इट दैट आई वांट टू सर्च, क्या सर्च करना है मुझे? रंजन ऑर्डर क्या? क्या, फिर से बताओ। रंजन का ऑर्डर क्या? हाँ, तो हमारा मेन पॉइंट क्या है, हमारा मेन पॉइंट है रंजन का ऑर्डर गैप ढूंढना। बट इशू ये हो सकता है कि अगर मैं रंजन का ऑर्डर गैप मान लो ढूंढने निकलता हूं, तो हो सकता है रंजन के अलावा मान लो शिखा का भी ऑर्डर गैप 5 है, अभय का भी ऑर्डर गैप 5 है, तो अब कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट? कौन सा वाला ऑर्डर गैप लेना है? सिर्फ रंजन का कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखो, ये जो लुकअप वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं ना, द वैल्यू टू बी सर्च्ड, यहां पर उस वैल्यू का मतलब क्या है, आइडेंटिफायर। हमारे पास एक रो को लोकेट करना है। सबसे पहला काम क्या है, पहले हम रो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम कॉलम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या सर्च करना है कि कौन सी रो है, किस रो में हमें पता चलेगा कि रंजन के हमें ऑर्डर गैप चाहिए। सो यहाँ पे आइडेंटिफायर क्या है, यहाँ पे हमारा आइडेंटिफायर है जो रो हमें बताएगी दैट इज CID 005, क्योंकि ये रंजन की कस्टमर आईडी है। ठीक है, हो सकता है कोई और भी कस्टमर हो, जैसे मान लो आशिमा की हम जगह हम लिख देते हैं रंजना।
ठीक है, नाउ दे आर वेरी सिमिलर साउंडिंग नेम्स, एक्सेल कैन गेट कंफ्यूज्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने हर कस्टमर को एक आईडी दी हुई है। इसी वजह से अगर कल को कोई और कस्टमर भी रंजन के नाम से आ जाता है तो हमको पता है एक रंजन 005 वाला है, एक रंजन 009 वाला है। तो कौन से रंजन की चाहिए हमें आईडी, हमें इस रंजन की चाहिए, दैट इज 005। तो इस वैल्यू को हमें सर्च करना है। अक्सर करके ये जो वैल्यू है आइडेंटिफायर, वो हमारे डेटा टेबल के फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए, शुड बी देयर इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ योर टेबल। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। जस्ट वेट अ सेकेंड, की हुआ आपने? So lookup value is the value to be searched should be there in the first column of your table। तो हमारी ये टेबल के फर्स्ट कॉलम में ही हमारा आइडेंटिफायर होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स टेबल एरे। टेबल एरे क्या है, सिंपल टर्म्स में लोकेशन ऑफ द टेबल। आपकी टेबल कहाँ पर है। तो अभी अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि कौन से सेल से लेकर कौन से सेल तक हमारी डेटा टेबल है, तो क्या जवाब देंगे? व्हाट शुड बी योर आंसर? B2 से B11। फिर से बताओ। B2 से B11। B2 से B, B नहीं, हाँ, F2 से F11। F2 से, और फिर कॉलम भी बताओ सही। F12। देखो F2 ये वाला हो गया कि हमारा स्टार्टिंग है, ठीक है। L12। L कॉलम तो आगे है, बात कर रहा हूँ, हाँ। हमारी टेबल यहाँ खत्म हो रही है टेक्निकली, राइट। तो ये हमारा एंड अच्छा हो। सॉरी सर, I12 Yeah. गलती से लग गया। इट्स ऑल राइट, यू थॉट इट्स अ स्मॉल एल। हाँ, यस सर। दैट्स ओके। सो हमें लोकेशन पता है अपनी टेबल की, हम बता सकते हैं F2 से लेकर I12 तक हमारी टेबल फैली हुई है। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, F2 से लेकर I12। चलो, लोकेशन ऑफ द टेबल भी सेट हो गई। अब बात करते हैं जो हमारा तीसरा इनपुट होता है, उसको कहते हैं कॉल इंडेक्स नम। नंबर, और या फिर इसको और स्पेसिफिक कर देते हैं, पोजिशनल नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड कॉलम। बात समझ में आ रही है? तो अभी हमारा जो एवरेज ऑर्डर गैप है वो पोजिशनली कौन से कॉलम में है? अगर काउंट करना शुरू करते हो की कॉलम 1 है तो ऑर्डर गैप का नंबर कौन सा हुआ? 4। देखो यहां पर एक्सेल ने हमसे वो वैल्यू मांग ली जिससे रो को आइडेंटिफाई करा जाता है। यहां पर एक्सेल ने हमसे टेबल की लोकेशन मांग ली कि भाई आपकी शीट पर कहां पर आपकी टेबल है जिसमें मुझे सर्च करना है। और तीसरी चीज उसने मांग ली कि कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, आपकी जो टेबल है उसके कौन से कॉलम में मुझे वो वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो आपने बता दिया 4। अब चाहता तो वो कॉलम का नाम भी मांग सकता ना, उसने नंबर क्यों मांगा?
वो कह सकता था कि यहाँ पे अपने कॉलम का नाम लिख दो या कॉलम का हेडर लिख दो, एवरेज ऑर्डर गैप यहाँ पूरा लिख दो। उसने नंबर क्यों मांगा? सर अगर बड़ी सीट होगी उसमें कहीं और भी एवरेज ऑर्डर गैप लिखा होगा, मे बी इस कारण से। राइट। तो ये तो हमने बहुत छोटी सी टेबल बनाई है, हमने मुश्किल से 10 कस्टमर्स की टेबल बनाई है। सोचो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के कितने कस्टमर होंगे। अब फाइनल कस्टमर का तो पता नहीं, चलो होलसेलर की भी लिस्ट कितनी बनाओगे? बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, शायद लाखों में पहुंच जाएगा मामला। बहुत सारे लाख होलसेलर होंगे उनके देश भर में। तो जो भी हम एक्सेल में कर रहे हैं उसको ना हर बार स्केल पे सोचने की कोशिश करना कि ये 10 नहीं है, इनको ये 10 कस्टमर नहीं है, मान लो 10,000 कस्टमर है। 10,000 कस्टमर की बड़ी सी टेबल होगी, उस टेबल में बहुत सारे कॉलम्स होंगे। तो ऐसे में पोजिशनल नंबर बताना आसान काम है, ठीक है। 14th कॉलम, 24th कॉलम, 244th कॉलम, मच ईजियर रादर देन आस्किंग फॉर अ नेम, क्योंकि नेम बहुत बड़ा भी हो सकता है। और हर बार आप देखोगे कि क्योंकि एक्सेल बहुत स्पेसिफिक है, देखा था ना आपने कि कैसे हमने एक स्पेस बार ऐड कर दिया था और फॉर्मूला काम नहीं कर रहा था इफ फॉर्मूला में। एनीवन रिमेंबर्स? यस सर। तो थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर हो गया नाम को लिखने में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए एक्सेल आपसे हमेशा वो पोजिशनल नंबर बताता है कि आपका कॉलम आपकी सेलेक्टेड टेबल में कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। चलिए, और लास्ट में वो पूछता है रेंज लुकअप। तो आज ना रेंज लुकअप भी समझ लेंगे। अब रेंज लुकअप का सीधा मतलब ये होता है कि अगर इसमें आप ट्रू डालोगे तो इसका मतलब बनेगा कि अप्रॉक्सीमेट सर्च करना है, और अगर आप इसमें आंसर डालते हो फॉल्स तो एग्जैक्ट मैच करना है। तो इसको हम फॉल्स रखेंगे यहां पर आंसर को, ठीक है। अभी बताता हूं ट्रू रखने का कब टाइम आएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द ऑर्डर गैप फॉर CID 005, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारी तो यहाँ छोटी सी टेबल है तो मैं फटाफट से देख सकता हूँ, अच्छा CID 005 एवरेज ऑर्डर गैप 5, इसका आंसर 5 है, वेरी इजीली पॉसिबल। बट हमें एक्सेल में स्केल में सोचना है। मान लो ये 10 नहीं, ये 10,000 कस्टमर्स की लिस्ट है। 10,000 कस्टमर्स की लिस्ट में तो अगर सॉर्टिंग भी करी तो भी बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर वी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे। वी लुकअप का फंक्शन लगाने से क्या फ़ायदा है, हमको एक फंक्शन से पूरी टेबल को छानने की ज़रूरत नहीं है, पूरे टेबल में देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप अपना आंसर मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू में हमें क्या डालना है, CID 005, तो हमने उसको रेफरेंस में डाल दिया। फिर टेबल एरे यानी टेबल बतानी है, तो ये टेबल डाल दिया आपने। अब कॉल इंडेक्स नंबर में हमने 4 डाल दिया जैसे हमने डिसाइड किया था पहले, और रेंज लुकअप को हमने कर दिया फॉल्स, यानी एग्जैक्टली मैच करना है। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ गया 5, ठीक है। उसी तरीके से 4 कैसे डाल रहे कम अगेन, तो 4 डाला था आपने यहाँ पे, ये कहाँ से? ये 4 यस सर। 4 अगेन रीड व्हाट आई एम डिस्क्राइबिंग इट। कॉल इंडेक्स नम क्या है,
पोजिशनल नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड कॉलम। हमारा रिक्वायर्ड कॉलम कौन सा है? CID 005 नहीं, कॉलम कॉलम। टेबल में कौन से कॉलम में से डेटा निकालना है? I7 मैं पूछ रहा हूं, देखो यहां पे सिंपल रखो चीज़ों को। ये आपके कॉलम के हेडर्स हैं, ठीक है, ये की कॉलम है, ठीक है इसमें सर, कस्टम। आगे सर। तो एवरेज ऑर्डर गैप चाहिए हमें, ठीक है। यस सर। एवरेज ऑर्डर गैप टेबल के कॉन्टेक्स्ट में कौन से नंबर पे आ रहा है? 4th पे। 4th पे, ठीक है। अब अगर मैं मान लो पूछूं व्हाट इज द, इसको कॉपी कर लेते हैं, मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द डिमांडेड यूनिट्स फॉर CID 005। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे फॉर्मूला में चेंज? तो 4 की जगह 3 लिखना पड़ेगा। 4 की जगह पर 3 लिखना पड़ेगा। अब ज़रा ये भी चेक करो कि क्या जो हमने टेबल एरे में डाला हुआ था वो सही है। टेबल एरे में हमने क्या देना होता है? लोकेशन ऑफ द टेबल। दो सेल अपने एक्सटेंड कर दिया है। हाँ, 2 सेल नीचे आ गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने फॉर्मूला को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, डॉलर साइंस नहीं लगाए हुए थे। डॉलर साइन नहीं लगाने का नतीजा ये होता है कि हमारी टेबल की लोकेशन जब भी हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ड्रैग करते हैं अपने फॉर्मूला को, तो वो चेंज हो जाती है। अब हमने कितने सेल नीचे करा? पहले यहाँ पे डाला हुआ था फॉर्मूला, अब हमने कितने सेल के बाद में फॉर्मूला डाला नीचे? 2 सेल के बाद 2 सेल, और उतने का ही फर्क आ गया, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 इतने ही सेल मूव कर गया। तो अब क्या करेंगे हम इसको फिक्स करने के लिए? टेबल एरे को सेलेक्ट करिए, पहले टेबल अपनी सेलेक्ट कर लीजिए और इस पे डॉलर साइंस लगा लीजिए। तो आपके डॉलर साइंस लग गए हैं अब, और अब आपका डिमांडेड यूनिट्स बहुत क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑल राइट, नाउ लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड, ये तीनों चीज़ें मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गई होंगी कि लुकअप वैल्यू क्या होती है, टेबल एरे क्या होता है, कॉलम इंडेक्स नम क्या होता है। अब जो समझना रह गया है वो है रेंज लुकअप। ऑल राइट, सो let me go ahead and make some changes. अभी क्या हुआ है? अभी जब हमने यहाँ पे ऑर्डर गैप फॉर 005 करा है और मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, कुछ आईडीज़ में चेंज करे हैं, तो अभी ये 9 और 45 दिखा रहा है। ये किस किस की वैल्यू है, मतलब कौन सी रो की वैल्यू है, कौन से कस्टमर का डेटा दिखाने लग गया? अब ये हमारे पास तो 5 और 12 आने चाहिए थे। अजय का आ गया। अजय का भी हमने आईडी क्या डाला हुआ था? 005 डाला हुआ था, है ना। अजय का भी डाला हुआ था, रंजन का भी डाला हुआ था, बट इसने अजय वाला क्यों दिखाया? रंजन वाला भी तो दिखा सकता था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये फॉर्मूला जो है, वी लुकअप वाला फॉर्मूला है, ये हमेशा ऊपर से चेक करता हुआ नीचे आता है। तो जहां पर इसे मिल गया अजय 005, तो ये वहीं पर ही दिखा देगा, ठीक है। सो इफ आई मेक इट 003 अगेन,
एंड आई ब्रिंग शिखा, शिखा का मैंने 008 की जगह 005 कर दिया। अब आप देखोगे फिर से 5 और 12 ही दिखा रहा है आंसर, क्योंकि शिखा तक पहुंचने से पहले ही वर्टिकल लुकअप में उसे रंजन मिल गया, जहां पे 005 एग्जैक्टली मैच कर रहा था। ठीक है, सो टेबल में जो वैल्यू ऊपर आ रही होगी उसको ये फॉर्मूला पहले प्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं, अगर मैं इसके फॉल्स की जगह पर ट्रू कर देता हूं, ठीक है, so let me change something। हम यहाँ पर की कॉलम को हटा रहे हैं, we will delete this column। अब हम जो कस्टमर के नाम है ना, उनके बेसिस पे कर रहे हैं सारा काम। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम रंजन के नाम से ही सर्च कर रहे हैं। अब चूंकि मुझे रंजन के नाम से सर्च करना है, तो पहले वाले कॉलम में नाम ही लिखे होने चाहिए हमारी टेबल के। तो नाउ आई गो हियर, आई सेलेक्ट C15 की जगह पे मैं लिखता हूँ रंजन, और टेबल को मैं एडिट कर दिया है, वही है F4, और मुझे चाहिए ऑर्डर गैप, और मैंने कर दिया ट्रू। ये किसका ऑर्डर गैप दिखा रहा है, टेबल में से देख के बता सकते हो? भूषण का दिखा रहा है। मैंने इसको लुकअप करने के लिए क्या बोला था, रंजना। ठीक है, बट व्हाई इज इट शोइंग भूषण? तो वही वर्टिकल गैप में उसने ऊपर से सर्च करना शुरू किया, राइट, एंड समहाउ एक्सेल डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है, भूषण एंड रंजना लुक वेरी सिमिलर। तो इसी वजह से हम हमेशा यहाँ पर फॉल्स यूज करना शुरू करते हैं। अगर आपने ट्रू कर दिया, रेंज लुकअप पे ट्रू कर दिया, तो कुछ और आंसर भी आ सकता है। तो अब जैसे क्या है, सिमिलर साउंडिंग नेम्स की बात करते हैं। रंजन हो गया, रंजना हो गया, so let me change। Actually, to make something work, it's very easy. To, you know, break something, it's very difficult. I'm trying to break this formula। 4 5 6 7 8 9, let's call it 0। We are making it true। So somehow it is not showing me answer which is 8। रंजना के लिए आंसर 8 होना चाहिए, but it is still showing me 2। But when if I type Ranjan, then it is working fine, it is showing me 5। If I type Ranjan, then it is showing me 1, that is also fine। Okay, so what I want to tell you is
कि अगर आप फॉल्स नहीं लिखोगे, इसकी जगह पे अगर आपने ट्रू कर दिया, तो हो सकता है एक्सेल आपको सही वैल्यू सर्च करके ना दे, ठीक है। बट अगर आप फॉल्स करोगे तो वो हमेशा एग्जैक्ट मैच बनाने के बाद ही काम करेगा। तो अब जैसे मैं यहाँ पर इसको वापस फॉल्स कर देता हूँ। चूँकि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग क्या लिखी है, RAANJAAN, इस टेबल में उस नाम से कोई भी नहीं है, इसीलिए वो आंसर क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। बट अगर मैं स्पेलिंग कोई मैचिंग स्पेलिंग करता हूँ तो वो फटाफट से रंजान या रंजन किसी का भी वैल्यू दिखा सकता है इजीली, ठीक है। अगर फॉर्मूले में एरर आ रहा है, इसका मतलब है कि आप जो वैल्यू सर्च कर रहे हो फर्स्ट कॉलम में वो वहां पर नहीं है, ठीक है। सो आई होप दिस हैज मेड वी लुकअप अ लिटिल ईजियर। बाकी ट्राई करके देखिए, दिस टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। ओके, चलें वापस केस पर आए, केस नंबर 3। So all of you would have got the news from 17th February. How are you feeling about it? नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन होगा क्या? कोशिश तो यही है कि 17th February से क्लासेस resume हो जाएंगी। That is what is the news right now. सर नोटिस भी तो आ गया। हाँ, नोटिस भी आ गया है, कल अनाउंसमेंट भी हो गई थी। So hopefully we'll see you very soon. How many of you are in Delhi right now? Okay, just Mitali. Everyone else is outside. Okay. So how जो लोग बाहर हैं अभी दिल्ली से, like how are they placed? आप लोगों को यहाँ आकर are you going to stay with some relative or friend, or you have to search a room for yourself? क्या हो रहा है? Sir, I'm searching the room. You have to look for a room. Okay. So I guess it's not going to be very easy for a lot of people, right? तो क्लासेस इतना ऑफलाइन ही कर। सर कुछ दिन क्लास में ऑफ दे दो फिर। You might get an off, but that is because I would be busy in the next to next week, so that can happen, that you might get some days off. Rest, if you know, if I am not feeling well or for something like that, we can continue online. Okay, so that is possible, but the order from the university is right now that we have to shift to offline. Let's see क्या होता है, अभी तो एक हफ्ता है। Some more clarity will come in this week. Okay, so Mr. X की basic salary का कॉलम हमें बनाना है। We have about 20 minutes today, so let's try and make use of that. So बेसिक सैलरी क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है? हाँ जी, बेसिक सैलरी क्वेश्चन में गिवन थी क्या? हेलो, सो हियर इज योर क्वेश्चन। तो फाइंड कर। सो हियर इज अ क्वेश्चन। तो बेसिक सैलरी में उन्होंने क्या किया था, अलाउ एनी बेसिक सैलरी इन द पे स्केल, ठीक है। तो हमें पे स्केल समझ में आता है, पे स्केल हमारा यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। वी अंडरस्टैंड दिस
इज आवर पे स्केल। अब पे स्केल में सैलरी किस बात पे डिपेंड करती है, कितनी बेसिक सैलरी मिलेगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है? सर वो फ्रेशर है या कुछ एक्सपीरियंस है। राइट कि आपका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है। 0 है तो 10,000 मिलेगी, जितने साल का एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आपको इंक्रीमेंट मिल जाएंगे। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब हमको क्वेश्चन में कोई फिक्स्ड बेसिक सैलरी गिवन नहीं होती है, देन वी हैव टू गिव अ चॉइस। हमें क्या करना होता है, हमें शीट जो यूज करने वाला है उसको चॉइस देनी पड़ती है कि वो कोई भी सैलरी सेलेक्ट कर ले। ठीक है, तो आप सब लोगों को ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना आता है? हमने पहले भी बनाई हुई है ना शायद, हाँ यहाँ पे नहीं बनाई हुई है। हाउ टू क्रिएट ड्रॉप डाउन मेन्यू, यस। तो हमने यहाँ पर यस और नो की बनाई थी, यहाँ पे कैटेगरी की ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाई थी राइट। यस सर। सर ये तो डिजाइन में से सिलेक्ट करें। फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर ये तो डिजाइन में था ना। सर वो डेटा वैलिडेशन में जैसा डेटा में था, डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन टूल है। फिर से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अब हमें क्या है, हमें पता नहीं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना हो सकता है, बट हमें पता है कि स्केल में तो 0 से 16 साल ही अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शीट यूज जो करेगा उसको एक चॉइस प्रोवाइड करते हैं कि तुम चाहो तो कोई भी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी लग जाएगी। तो हम यहाँ पर दो चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं, पहला तो हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे और दूसरा हम वी लुकअप फंक्शन यूज़ करेंगे। तो पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम का एक सेल बनाएंगे, उसके आगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे एक सेल के लिए। गो टू डेटा टैब, इसमें डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट का सोर्स कहाँ से आएगा, सोर्स हमने ऑलरेडी टेबल में डाल के रखा हुआ है। हमारी शीट में हमने 0 से लेकर 16 का ये कॉलम बना रखा है। ठीक है, तो 0 to 16 ये हम यहाँ पर फीड कर देंगे सोर्स में एंड प्रेस ओके। तो अब आप देखोगे कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में आपके पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। आप सेलेक्ट कर सकते हो कितने साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो 0 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम मार्च 2011 के लिए पहले सैलरी फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। अगर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 0 होगा तो सैलरी कितनी होनी चाहिए, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर 0 होगा 10,000। ये हमें कैसे पता है, ये हमें इसलिए पता है क्योंकि ये जो टेबल हमने बनाई हुई है इसमें सब कुछ पहले से फीड है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी का यूज़ करेंगे, हम वी लुकअप फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो हम ये चेक करेंगे पहले कि वी लुकअप फंक्शन के लिए यहाँ पर क्या वैल्यू सेलेक्टेड है। जो भी वैल्यू इस सेल में सेलेक्टेड होगी, ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करेगा कोई, तो जो भी वैल्यू सेलेक्टेड होगी उसको कहाँ सर्च करना है, उसको इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में सर्च करना है। ठीक है, और अगर मुझे बेसिक सैलरी चाहिए तो मैं यहां पर कॉल इंडेक्स नम क्या डालूंगा वैल्यू में, ये मेरी टेबल है। पहले कॉलम में मुझे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ढूंढना है। फिर उसके बाद अगर मुझे बेसिक सैलरी चाहिए तो मुझे कॉल इंडेक्स नम में क्या वैल्यू लिखनी चाहिए, वेरी गुड, सो 2 लिखेंगे, यानी कि दूसरा कॉलम है इस टेबल का। और चूंकि रेंज लुकअप में हमें हमेशा फॉल्स डालना है तो आखिरी चीज जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो फॉल्स होगी। तो अब आप देखोगे यहाँ पर आपकी
जो सैलरी है वो 10,000 लिखी हुई आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चेंज करके 6 कर देता हूँ तो आप देखोगे अपने आप 11,950 है। 6 के सामने 11,950, राइट। तो हमने मार्च की सैलरी सेट कर ली। अब सबको याद होगा कि हमने बात करी थी एनुअल इंक्रीमेंट की। एनुअल इंक्रीमेंट 325 रुपए का होता है। ठीक है, तो अब 325 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा तो हमने मार्च से लेकर फरवरी, मार्च 2011 से लेकर फरवरी 2012 तक का टाइम पीरियड लिया है। तो पक्की बात है सॉरी, पक्की बात यह है कि इनमें से जितने भी महीने हैं, ये 12 महीने हमारे पास हैं, तो 12 महीने में से किसी एक महीने में हमको इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि मार्च में ही इंक्रीमेंट मिल रहा हो? यस, नो? क्या ऐसा हो सकता है कि मार्च 2011 में ही किसी को इंक्रीमेंट मिल रहा हो? नो सर। नो। ओके, व्हाई? मार्च में इंक्रीमेंट नहीं मिलता? सर अगर उसने ज्वाइनिंग भी उसी टाइम करी है फिर तो मान लो उसने पिछले साल मार्च में ज्वाइन किया था, तो इस साल मार्च में मिलेगा फिर उसे इंक्रीमेंट? फिर तो मिलेगा वैसे। यानी कि हमें चूंकि पता नहीं, हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी महीने में उसने कब ज्वाइन किया, पता नहीं, तो हमें यहाँ पर दोबारा यूज़र को चॉइस देनी पड़ेगी। क्या चॉइस देनी पड़ेगी कि भैया तुम बताओ कौन से महीने में ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो मंथ ऑफ इंक्रीमेंट के आगे हम एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे। इस बार हम ड्रॉप डाउन मेन्यू दूसरे तरीके से बनाएंगे, हम अपने आप मैन्युअली टाइप करेंगे। तो हमने लिस्ट सेलेक्ट करी, अब यहाँ सोर्स में आ गए, तो 1 से 12, 1 का मतलब जनवरी, 12 का मतलब दिसंबर, 1 से 12 किसी भी महीने में हो सकता है आपको इंक्रीमेंट मिले। ये आप हमें बताइए कि किस महीने में मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से 12 की एक लिस्ट तैयार कर देंगे, 1, 2, 3, 4, ऐसे चलते चलेंगे 12 तक। कुछ नहीं करना है, 1 लिखा, कॉमा डाला, गैप लिया, फिर 2 लिखा, कॉमा डाला, गैप लिया, ऐसे करके 12 तक ये लिस्ट बन जानी चाहिए। 12 आपका लास्ट नंबर है तो उसके आगे कॉमा मत डालना, तो एक्सेल को पता चल जाएगा कि कहाँ लिस्ट खत्म हो गई। प्रेस होके अब आप देखोगे 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर नंबर नजर आ रहे हैं। अगर मैं मंथ ऑफ इंक्रीमेंट 6 डालता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन से महीने में इंक्रीमेंट मिलना है? सर जून। जून में मिलना है। ठीक है, यानी कि हम जब जून 2011 की सैलरी, बेसिक सैलरी निकालेंगे, तब इंक्रीमेंट लगने के बाद मिलनी चाहिए बेसिक सैलरी। अभी 11,950 है, 325 का इंक्रीमेंट लगेगा तो 12,275 हो जाएगी सैलरी। ठीक है, यानी कि जून में 12,275 नजर आनी चाहिए सैलरी हमारी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम एक इफ फॉर्मूला बनाएंगे। तो वो इफ फॉर्मूला कैसा होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा पिक्यूलियर है। अब चूंकि ऐसा भी हो सकता है कि मार्च में ही आपका मंथ ऑफ इंक्रीमेंट हो, तो हमें 325 कब ऐड करने पड़ेंगे, मार्च में ही ऐड करने पड़ सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक वी लुकअप का जो फॉर्मूला हमने पहली लाइन में लिखा हुआ है उसके साथ में हम प्लस साइन लगाएंगे और लिखेंगे इफ, और चेक करेंगे मंथ
मंथ का हमने एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना है, मंथ नाम का फंक्शन है ये। मंथ लिखा है, ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं, और हमने कहा है कि जो इस महीने का मंथ है, मार्च के लिए अगर मैं मंथ यूज़ करूँगा तो क्या आंसर आना चाहिए? 3 आएगा आंसर। मंथ फंक्शन क्या करता है? एक डेट में से महीना निकालता है, महीने का एक नंबर में कन्वर्ट करता है। अगर जनवरी होगा तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। दिसंबर होगा तो 12 आएगा। अगस्त होगा तो 8 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने मंथ किस डेट पर लगाया है? ये जो हमें पीरियड जिसके लिए सैलरी निकालनी है उसके ऊपर मंथ लगाया। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? अगर मैं मार्च 2011 पे मंथ फंक्शन यूज़ करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये तीसरा महीना चल रहा है साल का, तो मैं चेक करूँगा क्या ये मंथ ऑफ इंक्रीमेंट जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है क्या उसके बराबर है। अगर ऐसा है, अगर वो महीना जिसमें हम इंक्रीमेंट देते हैं वो आ चुका है, तो हम क्या करेंगे? हम 325 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस साइन पहले ही हमने यहाँ पे डाल रखा है, तो हमें यहाँ पर किसी और चीज़ में 3 to 5 नहीं करना है ऐड, हमें बस यहाँ लिखना है इफ मंथ इज इक्वल टू दिस देन 3 to 5 को प्लस कर दो, नहीं तो 0। ठीक है, अब चेक करके देख लेते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। मंथ ऑफ इंक्रीमेंट हमने 6 सेलेक्ट किया हुआ था पहले, इसकी जगह पे 3 कर देते हैं। जैसे ही मैं 3 करता हूं तो मेरी बेसिक सैलरी इंक्रीमेंट लगने के बाद यहां पर आ रही है। समझ रहे हैं बात को? यस। अब मुझे बाकी के कॉलम के लिए खास कुछ नहीं करना है, मुझे बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऊपर की सैलरी है वो अगले महीने में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। यानी कि अगर 12,275 चल रही है तो 12,275 ही चलाते रहो। कब तक चलाते रहो? जब तक मंथ ऑफ इंक्रीमेंट वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, बस यही कंडीशन हमको चेक करनी है। तो हम यहां पर लिखेंगे इफ मंथ ऑफ अप्रैल 2011 इज इक्वल टू मंथ ऑफ इंक्रीमेंट जो कि B6 है, देन ये जो पुरानी वाली सैलरी थी, पिछले महीने वाली सैलरी थी, उसमें 325 ऐड कर दो, या फिर 325 को भी यहां से ले लेते हैं जो हमने ये लिखा हुआ है एनुअल इंक्रीमेंट, 325 इसमें ऐड कर दो। अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लो मंथ ऑफ इंक्रीमेंट नहीं आया अभी, तो पिछले महीने वाली सैलरी ही रिपीट कर दो। इस फॉर्मूला को लेकर मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो आप देख लीजिए मैंने 2 फॉर्मूला यूज करे हैं यहाँ पर। पहला फॉर्मूला है जो फर्स्ट रो के लिए हमने यूज किया है। फर्स्ट रो के लिए जो फॉर्मूला यूज किया है उसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि हमको ये पूछना है कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, जितना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उतनी सैलरी टेबल में से लेकर आओ, इसीलिए हम वी लुकअप फंक्शन को यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज चेक करनी है कि मंथ ऑफ इंक्रीमेंट आ गया या नहीं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि मार्च में ही इंक्रीमेंट मिलना हो। अगर मार्च में ही इंक्रीमेंट मिलना है, इफ मंथ A9 इज इक्वल टू B6, अगर ऐसा है तो 325 लेकर आओ यहां पर, नहीं तो 0 ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज जो हमने सेकेंड रो से शुरू करी है वो है सिंपल इफ फॉर्मूला, क्योंकि अब हमें एक बेसिक सैलरी तो पता चली गई है कि कितनी थी। अब हमें ये बस चेक करना है कि अगर मंथ ऑफ इंक्रीमेंट मार्च नहीं है, कुछ और है, मान लो जुलाई है, ठीक है, मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर जुलाई 7, तो आप देखोगे कि अब जुलाई के बाद से
आपकी बढ़ी हुई सैलरी नज़र आ रही है। अगर मैं करता हूँ दिसंबर, तो दिसंबर से बढ़ी हुई सैलरी नज़र आ रही है। तो ये जो दूसरा वाला इफ फॉर्मूला हमने सेकेंड रो से लेकर ड्रैग किया है नीचे तक, ये हमको बेसिक सैलरी का आफ्टर इंक्रीमेंट इंक्लूड करने के लिए काम करता है। कंफ्यूजन है अभी भी या क्लियर है? लिटिल बिट कंफ्यूज। लिटिल बिट कंफ्यूजन। अब लिटिल बिट कंफ्यूजन मिटाने के लिए शीट को खुद अपने सिस्टम पे खोलो और उसमें जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, ठीक है, उनका एक एक करके एनालिसिस शुरू करो कि अच्छा ऐसा क्यों लिखा सर ने, ऐसा क्या होगा, ऐसा नहीं करूँगा मैं, कुछ और कर दूंगा तो क्या होगा। तो सीखने का तरीका वही है, सबसे पहले जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है उसको बिगाड़ दो, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे B9 लिखा हुआ है उसकी जगह पे कुछ और लिख दो, ठीक है। या B25 यहाँ पे मैंने लिखा है 325 की जगह पे, उसकी जगह कुछ और लिख दो। देखो ओरिजिनल फाइल तो आपके पास हमेशा ही रहेगी व्हाट्सएप पर, तो आपकी फाइल में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, अंडू भी कर सकते हो। बट जब तक इसके साथ में, जैसे कहते हैं ना, हाथ गंदे नहीं करे, तो हाथ बिना गंदे करे हुए, तो जैसे कहते हैं ना, कुम्हार मटका नहीं बना सकता। तो उसी वजह से मिट्टी लो, उसको चकले पे रखकर घुमाना शुरू करो। तो ये शीट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो इसको समझने के लिए ये सारे फॉर्मूलाज को अपने हाथ से लिख कर देखो तो बात समझ में आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ, अभी हमको बाकी सारी चीज़ें भी करनी है। बेसिक सैलरी आई है, अभी DP DA ये सब चीज़ें करनी है। अच्छा लेट मी आस्क यू वन थिंग, क्या हम कल सुबह में क्लास कर सकते हैं? किस टाइम सर? अराउंड 9-9:30। सर मेरी क्लास होती है 9 to 11। ओके ओके, यू हैव अ क्लास 9 to 12। फाइन। सो मैं आप लोगों को आज अपडेट कर दूंगा, क्योंकि कल पॉसिबिलिटी है कि मैं इस टाइम पर क्लास नहीं ले पाऊंगा। ओके, सो आई विल लेट यू नो हाउ वी कैन प्लान द क्लास। If you are not able to attend the class, you can always look at the videos, that is also possible। तो कल का वीडियो मैं कोशिश करूँगा कल ही अपलोड कर दूँ। प्रीवियस लेक्चर्स के वीडियो अपलोड कर दो। हाँ वो भी मुझे करनी है, तो मैं आज शाम में वो सारी कर दूंगा। और अगर कल हम सुबह में क्लास करते हैं एंड बाई चांस यू आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, यू कैन ऑल्सो लुक एट द रिकॉर्डिंग। ओके चलिए, सो सी यू गाइज टुमारो। आई विल इन्फॉर्म यू टुडे इवनिंग फॉर श्योर। ओके सर, थैंक थैंक यू यू। सर। ओके बाय। बाय सर। बाय बाय।